हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज अकाउंट्स में। बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो बेटा सबसे पहले कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट नंबर 50। लो जी, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो बेटा। कंसेप्ट नंबर 50, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं बेटा, फटाफट से लिखो। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट डाउन करो। लो बेटा, कुछ चर्चा करते हैं, मेरी तरफ देखना। बेटा एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको लग रहा होगा यार आज तक तो जिंदगी में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप को सब्सटीट्यूट ही करा एक दूसरे के साथ, दिक्कत क्या है? बेटा कभी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप फर्म बोलो या पार्टनरशिप एक ही बात होती है, लेकिन इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है बेटा। अगर बोला जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो इसके मायने बिल्कुल अलग है, और अगर बोला जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके मायने बिल्कुल अलग है। मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप में स्टेटस बदलना। जैसे कि बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पार्टनर। पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दी, पहले 3:1 थी, अब 5:3:2 कर दी। आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर मैंने अभी भी पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ठीक है ना? एक दिन का चैप्टर है अभी, इसकी खैर मेरे को इतनी टेंशन है नहीं, ठीक है ना? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या उसमें भी स्टेटस बदलता है? बिल्कुल बदलता है। पहले ए और बी पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ गया सी, पुराने पार्टनर का नए पार्टनर सबका स्टेटस बदल गया।
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पहले 3 पार्टनर थे, आज एक चला गया बेटा, तो कहीं ना कहीं बाबू जो पार्टनर बच गए उनका स्टेटस बिल्कुल बदल गया। तो बेटा किसी भी तरीके से अगर पार्टनर का स्टेटस बदलता है और बिजनेस बंद नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब बेटा बिजनेस बंद हो रहा होता है पार्टनरशिप फर्म का, और वो बेटा बंद होने का कोई भी कारण हो सकता है। मान लो सारे पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि बंद कर देते हैं, एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया पूरी पार्टनरशिप फर्म को कि मैं क्विट करना चाहता हूं, तो बाकी को भी छोड़ना पड़ेगा। बाबू कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि कंपनी आप तो सॉरी पार्टनरशिप फर्म आप तो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, हमने देखे हैं आपके ऑपरेशन और उठाकर बंद कर दो इसको, ठीक है ना। या बेटा कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या बेटा इंसॉल्वेंसी हो गई कि मजबूरी में बंद करना पड़ा, या बेटा कोई कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या हो सकता है? पार्टनरशिप डीड में लिख दिया था आपने, याद करा देता हूं, 11th में एक बात आती है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में हम पढ़ते हैं बेटा। बाबू आपने लिख दिया पार्टनरशिप डीड में कि हमारी पार्टनरशिप 5 साल के लिए बनी है, जैसे ही 5 साल लैप्स होंगे ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बंद ही करनी पड़ेगी। तो बेटा बंद करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खैर ये थ्योरेटिकल चर्चा है, मुझे अभी इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो देना नहीं है बेटा, आगे बात करता हूं प्रैक्टिकल की। सुनो बेटा, पार्टनरशिप फर्म अब बंद हो रही है, तो बेटा बंद करने का तरीका क्या होगा, हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया मुद्दा है। एक बात सुनो बेटा, जब भी कोई फर्म या कंपनी बंद होती है, सिंपल सा तरीका क्या हम फॉलो करते हैं, मैं उसकी चर्चा करता हूं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन रब करता हूं, राइट हैंड साइड में कुछ चीज लिखने की कोशिश करता हूं। लो प्यारे बच्चों, बात को समझना। बेटा मेरा बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है, सबसे पहला काम जो आप करोगे बिजनेस बंद होने पर, सारी एसेट्स को बेचोगे। बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, क्या करनी है हमने? बिजनेस की सारी एसेट, शॉप थी, बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, मशीनरी था, सब उठाकर सारा तामझाम बेच दो बेटा। सारी एसेट्स बेची जाएंगी, सबसे पहला काम ये होगा। बेटा दूसरा काम क्या होगा? सारी लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, सारी की सारी लायबिलिटीज पे करी जाएंगी, चाहे वो क्रेडिटर को पैसा देना है, चाहे वो बिल्स पेबल देना है, चाहे वो बैंक लोन देना है, बेटा सब की सब लायबिलिटी को पे करो। और बेटा अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बोलूं तो सबसे पहले बेटा थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे होती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कुछ देना है ना, वो बेटा इसके बाद आएगा, पहले थर्ड पार्टी का सारा हिसाब किताब निपटाओ। पार्टनर तो अंदर के बंदे हैं, उनके साथ तो बाद में होगा हिसाब। सारी एसेट्स बेच दो, सारी की सारी लायबिलिटी पे करनी शुरू कर दो। लायबिलिटी में स्पेसिफिक होके बोलूं तो पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे होगी, ठीक है जी। और उसके बाद पे होगी बेटा पार्टनर की लायबिलिटी, और बेटा पार्टनर की लायबिलिटी में भी सबसे पहला नंबर आएगा पार्टनर्स लोन का। अगर बेटा किसी पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया हुआ है तो बेटा अगर पार्टनर की लायबिलिटी पे करने लगोगे तो सबसे पहले पार्टनर का लोन चुकता देना, ठीक है जी। और सबसे आखिरी में नंबर आएगा बेटा पार्टनर की कैपिटल का। पार्टनर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है अब उसको वो भी पे कर दो, लेकिन इसका सीक्वेंस में नंबर सबसे आखिरी है, क्योंकि देखो बेटा पार्टनर बिजनेस के अंदर के लोग हैं। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी का कर्जा चुकताएंगे, उसके बाद पार्टनर का लोन चुकताएंगे और बिल्कुल बाद में देंगे कैपिटल। समझ आई बात? ठीक है ना। बिजनेस बंद हो रहा है तो बेटा ऐसे ही तरीका है, बिजनेस बंद करना हमेशा यही तरीका फॉलो होता है। सारी की सारी एसेट बेचो, थर्ड पार्टी लायबिलिटी दो, इंटरनल पर्सन की लायबिलिटी दो, उसमें भी पहले लोन और बाद में कैपिटल, बिजनेस फिनिश, ठीक है ना। हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे? बेटा बिजनेस बंद हो रहा है, बस एक चीज सोच के बताओ, बैलेंस शीट बनेगी कि नहीं? क्या करनी, किसके लिए? सर सोचो, आप सोचो ना, बिजनेस बंद, सारा तामझाम पे हो गया, बैलेंस शीट बचेगी क्या? बैलेंस शीट में क्या आता है? सारी एसेट सारी लायबिलिटी, कुछ बचेगा? सारी एसेट तो बेच दी, सारी लायबिलिटी पे कर दी, कुछ बचा बैलेंस शीट में दिखाने लायक? सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी। चलो सांस आनी शुरू हुई, ये तो अच्छा बात हुई, ठीक है ना। आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, बिजनेस बंद हुआ, आप तो दुआ करोगे कि ये बस बार बार बंद होता रहे, पेपर में 8 क्वेश्चन इसी के आए, ठीक है ना बेटा। बाबू चलो ये तो समझ में आया, बैलेंस शीट बनेगी नहीं तो बनेगा क्या, ये चर्चा कर लेते हैं। लो प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देखेंगे।
बेटा आपको बता देता हूं, हमें बनाने पड़ेंगे 4 अकाउंट, ठीक है, हमें बनाने पड़ेंगे बेटा 4 अकाउंट। फॉर्मेट अकाउंट का सेम ही होता है बेटा, वहां हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते आ रहे हैं बेटा, यहां हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब ही बेटा अपने आप में होता है किसी चीज को बेचना। आपको बता देता हूं बेटा, सारी एसेट्स को पहले इसी अकाउंट में ट्रांसफर करा जाएगा, सारी लायबिलिटी को इसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और बेटा सारा तामझाम बेच दिया जाएगा, लायबिलिटी पे कर दी जाएंगी। यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहां हम एसेट की रीवैल्यूएशन नहीं कर रहे बेटा, सारी एसेट्स को बेच रहे हैं, सारी लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन ये वैसा लोन अकाउंट नहीं है बेटा जो हम रिटायरमेंट में बना रहे थे जिसमें ब्याज देनी होती है। ये लोन अकाउंट सिर्फ हम इसी वजह से बता रहे हैं कि पार्टनर का लोन देना है, ठीक है ना। हम इसमें बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, कैश पे करेंगे, खत्म ये अकाउंट, और कुछ नहीं करना। 2 ही बातें गिनती की हैं, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, कैश पे करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। और क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स कैपिटल में जो जो पार्टनर को देना है सब लिख दो, और बेटा इसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन नहीं करना, फर्म बंद हो रही है। एट द एंड क्या होगा? जितना भी पैसा देना था लिखो जी, 2 कैश या 2 बैंक, खत्म करो। और बेटा सबसे लास्ट अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिसका बैलेंस हर हाल में बराबर आएगा। अगर बेटा ये बराबर आया, डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, तो समझ लेना आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो यहां से जस्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि हमने ठीक किया है कि नहीं करा, ठीक है जी। एक एक करके चर्चा को स्टार्ट करूंगा। पहले ये तो समझ लेना चाहिए कि एट द एंड बैलेंस शीट कभी नहीं बनेगी, कोई एसेट कोई लायबिलिटी बचेगी नहीं बिजनेस में, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। पर्पस क्या है? सारी एसेट सारी लायबिलिटीज को बेटा एसेट से रियलाइजेशन करना और बेटा लायबिलिटी को पे करना, ये काम होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट में बेटा बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो, पे करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन करो और कुछ भी देना है बेटा उसके बाद पे करो। और कैश और बैंक बेटा, क्योंकि लायबिलिटी सारी की सारी पे करी हैं, एसेट बहुत सारी रियलाइज करी हैं, सबका पैसा कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट में बहुत सारी चर्चा जाएगी इस बार, ठीक है जी। चलो और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं बेटा। एक कंसेप्ट लिखते हैं 51, सारे अकाउंट को मैं आपको डिटेल्ड में समझाता हूं, फिर करेंगे क्वेश्चन बुक का अगर टाइम बचा। मुझे मुश्किल लगता है टाइम बचेगा नहीं आज। लो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देख रहे हैं सबके सब, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन करना है आपने, चलो नोट डाउन करो इसको। तो चलो बेटा एक बार हम बहुत जल्दी से सारे अकाउंट बनाना सीखते हैं कि कैसे बनने वाले हैं ये अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हो मेरी तरफ, मैं काम करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, उस एग्जाम्पल से सब कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं। मेरी तरफ देखना आप बस। मान लो बेटा मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है, मैं बैलेंस शीट लेता हूं बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पर और देखता हूं कैसे मैं इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकता हूं। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। अभी बाबू बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड इज लायबिलिटी साइड, देन अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तीन पार्टनर दे रखे हैं बेटा, तीनों की कैपिटल दी हुई है ए, बी और सी। मान लो बेटा 1,60,000, 40,000, मुझे 2 लाख रुपए की तो कैपिटल दी गई है। बैंक लोन 60,000 का दिया गया है। एज लोन 30,000, मिसेस एज लोन 20,000, क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेएबल 20,000। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड,
मान लो बेटा मेरे को कोई बैलेंस शीट दी गई है इस तरीके से और आपको कहता है पार्टनरशिप फर्म का डेसोल्यूशन करके दिखा दो, ठीक है। और बेटा 4 अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा दो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है जी। बहुत आराम से चीजों को समझना शुरू करेंगे एज वेल एज जर्नल एंट्री, ठीक है जी। बेटा चारों अकाउंट हम इकट्ठे बनाएंगे जैसा हम एडमिशन से सीखते आ रहे हैं। हमेशा हमको क्या करना है बेटा, सारे अकाउंट की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करनी है। अगर ये सोचो कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना दूं, बाद में बना दूं पार्टनर कैपिटल, बाद में बना दूं पार्टनर लोन, कैश और बैंक, तो बेटा बस क्वेश्चन नहीं होता 2 घंटे भी पक्का, और ना तो मैच करता, लिख के ले लो मुझसे। ये होगा तो हमेशा इकट्ठे ही मैच करेगा, अदरवाइज कर नहीं सकता। और बेटा अकाउंट कोई भी बनाना हो फॉर्मेट उसका बिल्कुल सिंपल है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल रीवैल्यूएशन जैसा ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लो जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा सेम फॉर्मेट है पार्टनर्स लोन अकाउंट का, कुछ अलग नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट का भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट सेम है, कुछ अनोखा नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC, कैश एंड बैंक अकाउंट बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट, कुछ भी अलग नहीं है। चारों अकाउंट चारों का सिमिलर फॉर्मेट है बेटा। लो जी, अब बहुत आराम से मेरी बात को सुनना शुरू करेंगे। बेटा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खत्म होने जा रहा है, और बेटा बिजनेस खत्म कैसे किया जाता है, सारी एसेट्स को बेचकर, सारी की सारी लाइबिलिटी को पे कर, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा पार्टनर्स की इंटरनल लाइबिलिटी, जिसमें पहले लोन और बाद में बेटा उनकी कैपिटल को पे करना, सिंपल सा तरीका है। अब बेटा आपको सारी एसेट्स को रियलाइज करना है एज वेल एज सारी लाइबिलिटी को पे करना है। आप कैसे रियलाइज करेंगे, कैसे पे करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी क्या होगी बेटा, मैं सारी एसेट्स को उठाकर लेकर जाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वहां जाकर बेचूंगा। सारी की सारी लाइबिलिटीज को उठाकर लेकर जाऊंगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में, वहां पर पे करूंगा, ठीक है जी। लेकिन सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, लेकिन कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करना। रूल समझ लो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के रूल समझ लो। 2 ही रूल है, मैं यहां लिख देता हूं बेटा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट, क्या नहीं करना ट्रांसफर, ना कैश करना, ना बैंक करना, ना लॉसेस करने। अभी बताऊंगा क्यों नहीं करने। सुनो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन 3 चीजों को नहीं करेंगे। ना तो कैश को करेंगे, ना तो बैंक को करेंगे, ना लॉसेस को करेंगे। क्यों बेटा, देखो अगर कोई लॉस होता, P&L अकाउंट लिखा होता, तो लॉसेस बेटा पार्टनर कैपिटल में लिखे जाते हैं। नई बात नहीं बता रहा, बहुत पुरानी बात है, इसी वजह से यानी लिखे जाएंगे। और बेटा कैश और बैंक का क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हो, तो इसका बैलेंस यहां पर लिखा जाएगा। आप वहां कैसे पहुंचा सकते हो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। रूल नंबर 1 समझ में आया। सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन 3 एसेट को छोड़कर, ना तो कैश को करना, ना तो बैंक बैलेंस को करना, ना लॉसेस को करना। लॉसेस पार्टनर कैपिटल में आ जाता है बेटा 2 साइड, और कैश और बैंक का बेटा ओपनिंग बैलेंस मुझे यहां लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2,
ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बल्कि मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना लिखकर रिजर्व भी लिख सकता हूं इसको, क्योंकि इसमें एक पेज है वो बाद में पता लगेगा धीरे धीरे। एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। लो प्यारे बच्चों सुन लो, मैंने लिख दिया सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देना, लेकिन 3 बातें छोड़ देना। सबसे पहली चीज कैपिटल छोड़ देना। क्यों छोड़ दी बेटा, यहां क्यों ना दिखाऊं कैपिटल? बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही चली जाएगी कैपिटल। रिजर्व होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, वो भी यहां पर चले जाएंगे बेटा। और रही बात पार्टनर्स लोन की बेटा, वो यहां पर चला जाएगा बेटा। बाकी सारी लाइबिलिटी चिपका देना। 3 बातें ध्यान रख लेना। सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो, लेकिन 3 एसेट छोड़ दो। कैश, बैंक, लॉसेस, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो, 3 छोड़ दो। कैपिटल छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, पार्टनर्स लोन छोड़ दो। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं धीरे धीरे चल रहा हूं बेटा, मुझे आज क्वेश्चन नहीं कराना, मैं सोच के आया हूं। मुझे कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ भी नहीं कराना, मुझे 5 दिन खाली बैठना है, आपको ही क्वेश्चन करना है। 48 क्वेश्चन है, 48। अच्छा लगा सुनकर। चलो जी, 5 दिन में चैप्टर खत्म। हाँ जी, लो प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? बढ़े आगे। चलो जी, अब बेटा कैसे सारी एसेट्स ट्रांसफर की जाएंगी, कैसी सारी लायबिलिटी ट्रांसफर की जाएंगी? चलो ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। बेटा सारी एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट। बोलो बोलो, सारी एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट होती है। खत्म कर रहा हूं जी, बैलेंस शीट खाली करनी है मेरे को, यहां से लेकर यहां तक हर आइटम खाली करूंगा, अभी करूंगा। सारी आइटम खाली कर रहा हूं जी मैं। बाबू एसेट सारी डेबिट होती हैं। अगर इसको खत्म करना हो क्रेडिट साइड लिख दो। यानी कि बेटा मैं जर्नल एंट्री बता दूं, अगर आपको एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? समझदार बच्चे समझ चुके हैं। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स डेबिट होती है, खत्म करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट साइड लिख दिया। डेबिट किसको कर रहा हूं? रियलाइजेशन को कर रहा हूं। समझ में आई पहली जर्नल एंट्री? ऐसे ही ऑन द सेम लॉजिक सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो बेटा लाइबिलिटी का क्या होना चाहिए? डेबिट होनी चाहिए। तो बेटा लाइबिलिटीज को कर दो डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? आप कुछ नहीं करेंगे, कोई पेन नहीं चलाएगा, अगर सच में समझने का मूड है। मैं लिखता जाऊंगा, आप देखते जाना। बेटा मैं सारी की सारी एसेट्स को यहां लेकर आऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं रूल ध्यान में जरूर रखूंगा। मैं सारी लाइबिलिटी को भी लेकर आऊंगा, लेकिन बेटा रूल नहीं भूलना, रूल से बाहर नहीं निकलना। ठीक है जी? चलो सारी एसेट्स ट्रांसफर कराओ। एसेट्स डेबिट होती हैं, खत्म करने के लिए क्रेडिट में लिख रहा हूं बेटा, यानी कि टू साइड। लो प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं, सारी एसेट लिख दो एक एक करके। टू फर्नीचर, वैल्यू नहीं लिख रहा मैं बेटा, मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं करना, मुझे तो बस बेस बनाना है। टू मशीनरी, टू लैंड, कैश बैंक को मत लिखना, टू स्टॉक। ये गया, ये गया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी 2 चीजें रह गई बेटा, आपको बता देता हूं। कैश या बैंक अकाउंट बनाना होता है। आप चाहे इसका नाम कैश लिख लो, चाहे इसका नाम बैंक लिख लो, एक लिख लो जो आपको पसंद हो। पहली बात, ठीक है? दूसरी बात बेटा, कैश और बैंक का टोटल करो, कितना हो गया? 30 और 70 1 लाख। बेटा कोई भी एसेट हो हमेशा उसका ओपनिंग बैलेंस टू साइड लिखा जाता है। लो जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर नाम एक ही लिखना, ऊपर दोनों मत लिखना। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया दोनों का मिलाकर। क्या मैंने एसेट साइड खाली कर दी? कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? एक दिक्कत महसूस दे सकती है कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू ही साइड क्यों जाता है। सर कभी आपने मुझसे ये पूछा लायबिलिटी साइड बाय में ही क्यों लिखते हो? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हुए शायद 2 महीने हो गए, 2 महीने से कर रहे हैं ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं? बाय साइड ना सर। हर लायबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है बाय साइड, और हर एसेट का होता है हमेशा टू साइड। ठीक है ना? रूल है। रूल बताऊं वैसे क्या होता है? देखो, पोस्टिंग करने का रूल मुझे नहीं पता आपने कितना सीखा है। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो, कैश हमेशा डेबिट होता है। ठीक है ना? जब डेबिट होता है बेटा, जब उसकी पोस्टिंग की जाती है हमेशा डेबिट साइड की जाती है। ये डेबिट साइड है।
कोई भी अकाउंट हो उसकी दो ही साइड होती है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ठीक है ना, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कैश हमेशा डेबिट होता है, अगर उसकी पोस्टिंग होगी तो हमेशा डेबिट साइड ही होगी बेटा। एसेट्स डेबिट होती है ना हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं। सारी की सारी एसेट्स खाली हैं, देख लो बेटा, कोई छोड़ी तो नहीं। लायबिलिटीज स्टार्ट हो जाओ बेटा, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में, तीन बातें छोड़कर याद कराओ फटाफट से। पार्टनर कैपिटल, रिजर्व्स, बोलो पार्टनर कैपिटल, रिजर्व्स एंड पार्टनर्स लोन। बेटा थर्ड पार्टी लोन यहीं आएगा, इसका कोई अकाउंट नहीं बनाया मैंने, देख लो बहुत आराम से। और मैंने यहां पर क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश की है, अगर आप समझदार हो तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया इंटेंशनली। बेटा ये कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना, इसने मना करा। बेटा बैंक लोन ये तो ट्रांसफर कर दो, लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं बेटा बैलेंस शीट से। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, खत्म कैसे की जा सकती है, डेबिट करके। ठीक है ना, तो बेटा बैंक लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग होगी बाय बैंक लोन। फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा ये वाली लाइबिलिटी खत्म। एज लोन, एज ए कौन है बेटा, पार्टनर है, पार्टनर का लोन है बेटा, ये ट्रांसफर नहीं करना, रूल पढ़ लो, पार्टनर का लोन नहीं जाएगा। ठीक है ना। मिसेस एज लोन, सर ये पार्टनर है क्या, ए पार्टनर है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है, इट इज थर्ड पार्टी लोन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। मैंने ये क्लैरिटी देने की कोशिश करी, पेपर बहुत कंफ्यूज करता है, इससे बचना। समझ आई बात, पहले ही दिन क्लियर कर दी है बात। यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लो जी, तो बेटा इसको तो रियलाइजेशन में ही लिखना है, बाय मिसेस एक्स लोन, कोई दिक्कत तो नहीं। ओहो सॉरी, अरे यार दिमाग में एक्स वाई जेड एबीसी यही चलता रहता है बस, पार्टनरशिप में तो यार नाम भी बताओ क्या रखे, एबीसी। चलो जी, बात क्लियर। क्रेडिटर और बिल पेएबल ये तो नहीं है ना इस लिस्ट में, नहीं, तो बेटा इसको भी कहां चिपका दो, रियलाइजेशन में। लो जी, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेएबल। लो प्यारे बच्चों, सारी एसेट्स दिखा दी, सारी लायबिलिटी दिखा दी, लेकिन कुछ रह गई। पार्टनर कैपिटल रह गया, पार्टनर लोन रह गया। तो दिक्कत क्या है बेटा, पार्टनर लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस बाय साइड जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे ही बेटा कैपिटल भी लायबिलिटी साइड लिखा है, इसका भी बैलेंस कहां जाता है बेटा, बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लोन देना है जी, ए का 30,000, और बेटा ए बी सी के कितने पैसे देने हैं, 1,60,000, 40,000। लो जी, अब बताओ कोई ऐसी लायबिलिटी जो मैंने ना दिखाई हो। खाली कर दिया सबको, पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी, देख लो, एक एक एसेट एक एक लायबिलिटी उड़ा दी बैलेंस शीट से। ठीक है जी, क्वेश्चन करने का तरीका देखो। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद होगा, कैसे होगा, बहुत आराम से मुझसे सुनेंगे। मैंने क्या बोला, सारी एसेट को बेचेंगे, सारी लायबिलिटी को पे करेंगे। बेटा आपको जरूर क्वेश्चन बताएगा कि फर्नीचर कितने का बिका, मशीनरी कितने की बिकी, लैंड कितने की बिकी, स्टॉक कितने का बिका, बताएगा। बिका, बिकने पे पैसा आया, फटाफट बोलो, बिका, पैसा आया, पैसा आने पे या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। अब सुन लेना, जो अकाउंट का नाम लिखा होगा उसी से क्वेश्चन करना। मान लो मैंने कैश लिखा है तो मैं बैंक वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं कैश ही करूंगा, और मैंने बैंक लिखा तो मैं बैंक वर्ड यूज करूंगा, मैं कैश नहीं करूंगा। ठीक है, मान लो मैंने कैश लिखा है, छोड़ दो बेटा, हमने बैंक ही नहीं लिखा, हमने लिखा है कैश। सारी एसेट बिकी, क्वेश्चन ने बताया कितने का बिका फर्नीचर, कितने का बिका मशीनरी, कितने के बिकी लैंड, कितने का बिका स्टॉक। सर क्या हुआ, कैश आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो मेरे साथ साथ। आया। कैश आने पे क्या होता है, रात कराता हूं रियल अकाउंट रूल। कैश मतलब एसेट, एसेट पे लगते हैं रियल अकाउंट के रूल, कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करना और जा रहा है तो क्रेडिट करना। सर आ रहा है मेरे पास तो एसेट बिक रही है, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू, मुझे पता था ये बोलोगे, फर्नीचर लैंड बिल्डिंग बोलोगे, अरे पागल हो गए तुम। एक बात सुनो, बिल्कुल फर्नीचर डेबिट था 50,000 रुपए, मैंने फर्नीचर को क्रेडिट लिख दिया 50,000 रुपए, फर्नीचर बचाएगा, नाम तो रियलाइजेशन का बचा ना। मशीनरी डेबिट थी 20,000, मैंने यहां पर लिखा टू साइड, इक्वलेंट चीज को क्रेडिट नहीं किया हुआ। जब कोई चीज डेबिट होती है उसका इक्वल अमाउंट क्रेडिट कर दो तो उसका तो इफेक्ट ही खत्म हो गया, ये तो कोई चीज ही नहीं बची बिजनेस में। ये गलती मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, जो मर्जी एसेट बेच दो, एसेट का नाम ना लिखना बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब रायता फैल जाएगा।
समझ आई ना बात? सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, जब आपने उनको क्रेडिट साइड लिख दिया तो एसेट का नामो निशान खत्म हो चुका है बुक से। आप क्या बेच रहे हो, कोई लेना देना नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में। मुझे तो इतना पता है कैश आ रहा है। समझ आई बात? तो बेटा हम क्या करेंगे, अब सुनना शुरू करना। देखो मैं लिखूंगा बाय कैश, कैश आ रहा है, जो जो भी बेच रहे हो आप अपनी सहूलियत के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टॉक, सब बिक गया, बिक गया। यानी कि बेटा एसेट रियलाइज होने पे क्या एंट्री होती है, कभी क्वेश्चन जर्नल एंट्री कराने लगे तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट का नाम मत लिखना, रिक्वेस्ट आपसे। समझ आई बात? मैं बाद में जर्नल एंट्री आपको लिखवा दूंगा अभी 10 मिनट के बाद, जब ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इन केस कभी कोई क्वेश्चन कह दे कि स्टॉक बिका नहीं, ए ले गया, कह सकता है भाई ए अपने घर ले गया स्टॉक, ए प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाह रहा है, ए ने कहा पार्टनरशिप हम मुझे ही दे दो, तो बेटा उसकी कैपिटल को कम कर दें, ए की कैपिटल को। हम पार्टनर से कभी कैश तो नहीं लेते ना, आज तक का असूल है बेटा, एडमिशन में सिखा दिया था, ठीक है ना। तो बाबू उसकी कैपिटल को ही तो कम कर देते हैं। तो क्या करूंगा मैं एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कि बेटा यहां क्या आ जाएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं। एसेट यानी कि कैश भी बेची जा सकती है, एसेट यानी कि बेटा कोई पार्टनर भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। दो बातें हो गई। एक और बात करें बाबू, ऐसा हो सकता है मैंने कोई एसेट रिकॉर्ड ही ना करी हो बैलेंस शीट में, आज ही मिली है मुझे। मान लो एक फर्नीचर था ना 50,000 का, ये फर्नीचर था, एक ना मेरे कंप्यूटर टेबल थी मान लो 50,000 की, ठीक है ना। आज हमने कंप्यूटर टेबल खोली, उसमें 3 कैलकुलेटर पड़े हुए मिल गए और आज हमने बेच दिए। क्या मैंने रिकॉर्ड करे हुए थे? मैंने तो नहीं रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन बेच दिए ना, आज कैश तो आ गया ना बेटा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी बिक गई तो लिख देना बेटा बाय कैश कैलकुलेटर आ गया पैसा। यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट बेचने की एंट्री भी सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। चौथी बात, मैंने भी 3 बातें बता दी, सुनते जाओ क्योंकि मैं इनकी जर्नल एंट्री लिखवाने वाला हूं। कोई भी एसेट बेचोगे एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेचोगे एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। लास्ट बात, अगर कभी किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू ना दे, मान लो क्वेश्चन है मशीनरी की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी, तो बेटा मान लेना कि वो 0 रुपए में रियलाइज हो, कोई वर्थ ही नहीं है उसकी, वो वर्थलेस थी। समझ आई बात? क्वेश्चन है मशीनरी की रियलाइजेबल वैल्यू ही नहीं दी, ये बताया स्टॉक कितने का बिका, ये बताया लैंड कितने की गई, ये बताया फर्नीचर कितने का गया, लेकिन मशीनरी नहीं बताया। इसका मतलब मशीनरी बिकी नहीं होगी, वो कूड़ा थी बिल्कुल। रियलाइज दैट 0 रुपये। क्लियर बात? 4 बातें बताई मैंने एसेट साइड की, सेम 4 लाइबिलिटी में बतानी है, सुन लो। सर एसेट बिकी, कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी, कैश टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले गया एसेट, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। और बेटा अगर किसी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट रियलाइज्ड एट 0। ठीक बात? कर दी सारी एसेट, बिक गई। लायबिलिटी पे करना शुरू करें। सीक्वेंस क्या है, लायबिलिटी कहां से स्टार्ट होगी, पहले थर्ड पार्टी, ये है सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये पार्टनर की लायबिलिटी है दोनों, इसमें भी पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका, ठीक है ना जी। यही तो बताता रहा हूं मैं शुरू से, मैंने तो जल्दी करी नहीं है, मैं जल्दी दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में हूं, ठीक है ना। आराम से चलो, यही चैप्टर का बेस है, ये आ गया, सब कुछ आ गया बेटा, कुछ नहीं करना इसके बाद, ठीक है जी। चलो लो प्यारे बच्चों, लायबिलिटी पे करना शुरू करें। बेटा लायबिलिटी पे होगी क्या, पहले ये बताओ लायबिलिटी का नाम बचा है? जितनी लायबिलिटी क्रेडिट थी आपने उतनी ही डेबिट कर दी बेटा। क्या लायबिलिटी का अपने आप में कोई नाम बचा? नहीं। अब मैं किसी चीज को पे कर रहा हूं, लायबिलिटी को पे कर रहा हूं, सर कैश जाएगा या आएगा? पे कर रहा हूं, जाएगा। सिंपल सा असूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है बेटा उसे क्रेडिट कर दो, कैश जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दूंगा। यानी कि टू कैश अकाउंट तो फिक्स हो गई बात। तो डेबिट किसको करूं, रियलाइजेशन। लायबिलिटी का नाम मत लिखना बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगा अगर लायबिलिटी का नाम लिख दिया तो, ठीक है जी। तो बाबू आप अपनी तसल्ली के लिए लिख सकते हो, टू कैश, तसल्ली के लिए लिख दो बैंक लोन, तसल्ली के लिए लिख दो मिसेस एज लोन,
ठीक है ना, तसल्ली के लिए लिख दो क्रेडिटर, तसल्ली के लिए लिख दो बिल्स पेबल, ब्रैकेट में वर्ड कैश ही आएगा। और आपको बता देता हूं, मैं वैसे जल्दी दिखा रहा हूं थोड़ी सी, जब कैश अकाउंट में आया है पैसा, ये बाय साइड लिखा है, तो यहां कैश में टू साइड पोस्टिंग करना मत भूलना। और ये बेटा अगर टू साइड में है तो बाय साइड पोस्टिंग करना मत भूलना। कैश अकाउंट काफी लंबा चौड़ा बनेगा, एज वेल एज रियलाइजेशन, ठीक है ना। डबल साइड पोस्टिंग करके चलेंगे ना, ठीक है ना। हम सिंगल साइड की बात थोड़ी करते हैं, कभी भी मैंने सिखाया कि एक साइड पोस्टिंग करो, हम तो डबल साइड करके चलते हैं हमेशा, ठीक है जी। चलो जी, लायबिलिटी पे करने की एंट्री समझ में आ गई जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी निकल जाए, वही बात कर रहा हूं जो एसेट में की थी, रिकॉर्ड नहीं करी बेटा, अचानक से लायबिलिटी अराइज होगी तो क्या होगा, एंट्री सेम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल बात। अगर कोई पार्टनर कह दे मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, आप टेंशन मत दो, क्रेडिटर के 10,000 मैं दे देता हूं। सुनो सर, एक पार्टनर पैसे दे रहा है क्रेडिटर के, ठीक है ना सर, आप पार्टनर जरूर दे रहा है, आज कल को तो मुझे ही देने ना उसको। जब पार्टनर ने दे दिए और पार्टनरशिप हमको पे करना है पार्टनर को, तो बेटा हम नगद तो कुछ नहीं देते, क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं। उसने हमारे ब्याह पे किया, हम उसे पे करेंगे, तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, यानी कि लिखूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट। मान लो ए कह दे मैं पे कर देता हूं क्रेडिटर को, तो क्या लिखूंगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। डेबिट किसको करूंगा, रियलाइजेशन को, ठीक है ना। यानी कि बेटा अगर ए ने कह दिया कि क्रेडिटर को मैं पे करूंगा, तो बेटा टू कैश नहीं आएगा, तो क्या आएगा बेटा, नाम बाबू, नाम आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। ए ने कहा मैं पे कर देता हूं, देख लो बेटा, सुन लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये बात, बाबू ए ने पे कर दिया क्रेडिटर को, मैं पार्टनर को नगद कभी कुछ नहीं देता। मैं क्या करता हूं, पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देता हूं, उसने मेरे ब्याह पर जो पेमेंट करी है। अगर मुझे उसे कुछ लेना होता है तो उसकी कैपिटल कम, मुझे उसे कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देता हूं, तो मैं एक ही कैपिटल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा मैं एंट्री क्या करने वाला हूं, एक ही कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल क्रेडिट होती है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड ही लिखूंगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। डेबिट किसको करूंगा, रियलाइजेशन को, ठीक है जी। तीन बातें एसेट की मैंने सेम चिपका दी, ठीक है ना। चौथी बात सबसे काम की, बेटा पहले एसेट के एंगल से बोल देता हूं, अगर एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू ना दी हो तो हम क्या मानते हैं, कितने में रियलाइज हुई, लायबिलिटी के लिए बात चेंज। अगर लायबिलिटी की रियलाइजेबल वैल्यू ना दी हुई तो उसको हम पे करेंगे एट द पेएबल वैल्यू। मान लो क्वेश्चन कह दे बिल्स पेएबल का कोई जिक्र ही ना करे कि कितने दिए, ये तो बता दे क्रेडिटर 10 की जगह 8 में सेटल हो गए, मिसेस ए को भी 20,000 देने पड़े, बैंक लोन 50,000 में सेटल हो गया, लेकिन बिल्स पेएबल की कोई बात नहीं करे, तो बेटा हम मानेंगे बिल्कुल पेएबल वैल्यू पर सेटल हुआ होगा, पूरे 20,000 गए होंगे, ठीक है ना। याद करा दूं, वैसे ये बात वैसे 11 से लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्व होकर चलो। एसेट के बारे में नहीं मान रखा तो बता दो जीरो ही होगी, और लायबिलिटी के बारे में नहीं बता रखा मतलब पूरा ही दिया होगा। मैं कंजर्व होके चल रहा हूं, बिल्कुल बात ओके। चार बातें सेम, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने तो बिल्कुल सेम बात बोली। एसेट बिकी, अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी, पार्टनर कोई एसेट लेकर गया और एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई, लायबिलिटी को पे करा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करा, पार्टनर कोई लायबिलिटी दे गया, या लायबिलिटी की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई। चार बातें इधर करी, चार बातें इधर कर दी। एक बात और बेटा, कई बार क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ने कह दिया बेटा कि क्रेडिटर ने ना सारा स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक लायबिलिटी एक एसेट से सेटल डाउन हो गई। कई बार क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि क्रेडिटर को नगद कुछ नहीं देना पड़ा, क्रेडिटर सारा स्टॉक लेकर चले। ऐसे केस में कोई एंट्री करना मत, या करनी हो तो मैं सोचने को कहता हूं क्या सोच सकते हैं बेटा। क्रेडिटर ने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। क्रेडिटर को कितना देना था, 10,000, और 70,000 का स्टॉक उन्होंने 10,000 में लिया। मान लो ऐसा ही हुआ होगा बेटा, सारा स्टॉक, वैसे ऐसा तो इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल के तौर पर, मेरे एग्जांपल में ऐसा ही बैठ रहा है। क्रेडिटर ने सारा स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। एक तो तरीका है आप दिखाओ बाय कैश 10,000 में बिका स्टॉक, और दूसरा तरीका आप दिखाओ टू कैश क्रेडिटर को पे करे 10,000। इधर भी 10,000 आएगा, इधर भी 10,000 आएगा, तो दिखाओगे क्यों, दिखाओगे मत। सर यही तो करोगे ना आप, पहले दिखाओगे कि स्टॉक बिका,
फिर दिखाओगे कि क्रेडिटर को पे कर दिया, बेटर क्या है, दिखाओ ही मत। अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट से सेटल डाउन होती है, कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं आपको, मतलब को पोस्टिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। रियल बेटा ले तो आया ही, मैं स्टॉक भी ले आया, क्रेडिटर भी ले आया, पर ना तो उसको बेचा दिखाऊंगा ना उसको पे करा हुआ दिखाऊंगा, जरूरत नहीं है दिखाने की, अपना ही बर्डन बढ़ाओगे। समझ आई बात? 9 बातें हो गई, 4 एसेट की, 4 लायबिलिटी की, और अगर कोई एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे से सेटल होती है तो 10वीं बात लास्ट। बेटा क्वेश्चन कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 500 रुपए या 5000 रुपए। आपको बता देता हूं ये रियलाइजेशन करना कौन है। कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करके देती है, इट मे बी सम चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर। कोर्ट ने कहा ये लिक्विडेटर है, ये आपकी सारी एसेट बिकवाएंगे, ये सारी लायबिलिटी पे कराएंगे, इसका जो भी फीस होगी वो आप ही दोगे, पार्टनरशिप फर्म। हमेशा पार्टनरशिप फर्म देती है वो पैसे। सीए अपॉइंट हो गया, सीए ने सारी बातें लिखवा ली, आपकी क्या क्या लायबिलिटी है, क्या क्या एसेट है, सबसे कंफर्म करना शुरू कर दिया। क्रेडिटर तुम्हारे कितने दिन है, तुम्हारे कितने दिन, सबसे कंफर्म किया। उसने एक रफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करी और सब बेचना शुरू करा। वही सारी एसेट बेचेगा, वही सारी लायबिलिटी पे करेगा। सीए बाद में अपनी फीस लेगा या लॉयर अपनी फीस लेगा, मान लो 5000 10,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 10,000। सर कोई भी एक्सपेंस हो डेबिट होता है, और जब आप पे करते हो बेटा कैश जाता है, यानी कि होना क्या चाहिए, एंट्री होनी चाहिए एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और वो एक्सपेंसेस बाद में ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ कोई ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको? सर एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आई? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश। ये भी तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ही है। यानी कि मैंने कुल 10 जर्नल एंट्री का जिक्र करा आपके साथ, एक भी जर्नल एंट्री नहीं लिखवाई लेकिन जिक्र करा, ठीक है ना। और आपको पता है मैं कभी फेवर में नहीं हूँ जर्नल एंट्री सिखाने के, मैं तो डायरेक्ट पोस्टिंग सिखाने के फेवर में हूँ। आपको लेक्चर 11th में इसी दिन के लिए सिखाए जाते हैं कि आपको जर्नल एंट्री भूलनी है, मन में सोचनी है बस। समझ आई बात? बाबू अब अगेन 2 बातें हो सकती हैं, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आ जाए या बेटा लॉस आ जाए। और आपको पता है प्रॉफिट या लॉस का क्या करते हैं, जो रीवैल्यूएशन में करते थे वही यहां करते हैं। कहां ले जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। लॉस आया बाय साइड होगा, जाएगा टू साइड, प्रॉफिट हुआ टू साइड होगा, जाएगा बाय साइड। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये अकाउंट बंद हो गया, आ जाओ पार्टनर लोन पे, कुछ नहीं कहेगा क्वेश्चन, चुपचाप पे कर दो। कितना देना था बेटा, एक 30,000 लिखो टू कैश, 30,000 अकाउंट बंद। जितना कैश में टू साइड लिखा उतना ही बाय साइड लिख देना। यहां पर बोल सकता है, लेकिन ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सुन लो। अगर कभी बोलते पार्टनर का लोन 20,000 में सेटल हो गया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस, लेकिन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, टू कैश 20,000, 10,000 का मुनाफा हुआ ना, सारे इनकम क्रेडिट होते हैं। याद कराओ, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ऐसे ही होता है ना, सारी इनकम सारे गेन क्रेडिट होते हैं, यहां आपका फायदा हुआ ना। ऐसे केस में रियलाइजेशन को पहले बंद मत करना, क्योंकि सारी इनकम हुई है। वैसे तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, यहां है नहीं, तो यहां क्या लिखूंगा, टू कैश 20,000, टू रियलाइजेशन 10,000, 10,000 का फायदा हुआ मेरा, और फायदे का नाम रियलाइजेशन है। जितना टू में गया उतना ही बाय में चला जाएगा। ये अकाउंट भी क्लोज। तीसरे नंबर पे पार्टनर कैपिटल क्लोज करना, बैलेंस सीडी मत निकालना, टू कैश टू बैंक पे करो, खत्म। जितना जगह पे भी कैश और बैंक आया वो यहां पोस्टिंग कर दो, कैश और बैंक 100% मिलेगा। और अब मिलेगा इसका मतलब हमने सही करा है, और अगर बेटा नहीं मिलेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हम कर गए। ठीक है जी। सबसे करने का सबसे अच्छा सीक्वेंस पता है क्या होता है, पहले पूरी बैलेंस शीट खाली करो, चारों अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, एक एक देखकर बेटा खाली कर दो, ठीक है। एसेट जो जितने में बिकी है वो उतने में लिख दो, लेकिन जब लायबिलिटी पे कर रहे होंगे ना, गिन कर खाली करना। मैंने अगर यहां 4-5 लायबिलिटी ट्रांसफर करी है तो चारों पांचों बिक जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है, होंगी लायबिलिटी 5, देगा 3 की पेबल वैल्यू, 2 की छोड़ देगा, और बच्चा गलती क्या करता है, देखता नहीं। सर अगर लायबिलिटी का कोई पेबल वैल्यू आपको नहीं दी हुई गई तो आपको किस पे करना है, पार वैल्यू पे पे करना है, तो लिखो पार वैल्यू जरूर लिखो। एसेट की नहीं दी गई बहुत अच्छी बात, वो तो 0 है, लेकिन लायबिलिटी देखकर लिखना, गिनकर
पूरी गलती नहीं होगी बस, और इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं। समझ आई बात? एक बात और, हमें रियलाइजेशन का फॉर्मेट कितना बड़ा बनाना है, ये काम की बात है। देखो बेटा, अगर मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ना 6 एसेट, और 6 में से 2 कैश और बैंक है, यानी कि मुझे 4 एसेट दिखाई दे रही हैं जो रियलाइजेशन में जाएंगी, तो कम से कम फॉर्मेट 9 लाइन का होना चाहिए। सुन लो क्यों बोल रहा हूं मैं बात। 4 एसेट आएंगी, 4 एसेट मैक्सिमम रियलाइज होंगी, और एक प्रॉफिट या लॉस की जगह। वैसे तो मेरे हिसाब से 12 से कम लाइन का नहीं बनाना चाहिए अगर 4 दी हूं, क्योंकि कई बार कोई अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम दे देता है ना, कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का नाम दे देगा, तो यहां पे भी एक लाइन बढ़ जाएगी। तो आप देख कर करना, अगर ये 4 है ना तो कम से कम 12 लाइन का फॉर्मेट तैयार करना, ठीक है ना। पेपर में प्रेजेंटेशन भी तो ध्यान रखनी है, खाली नंबर ऐसे तो मिलेंगे नहीं सही करके, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्लियर बात? समझ में आया? चैप्टर खत्म। 48 क्वेश्चन होमवर्क नहीं, कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, कल मैं पहले 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है जी। अभी आप फिलहाल इसको नोट डाउन करना शुरू करो। चलो बच्चों, जितनी भी बातें लिखी हैं फटाफट से बेटा एक बार जर्नल एंट्री लिख देता हूं। ऑल्दो मुझे लगता नहीं, मेरा मन भी नहीं है लिखने का, लेकिन चलो आपके लिए लिख देते हैं। कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ ले तो रटने वाले बच्चे ध्यान दें, उन्हें जर्नल एंट्री हाथ रख के रट्टा मारनी है। लो जी बेटा, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आज आप फटाफट से जर्नल एंट्री लिख लो इसकी। कल 2-3 क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। नहीं, हाँ चलो कंसेप्ट लिख लो, लिखना है तो। कंसेप्ट नंबर 51, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने आप लिख लेना सारी नरेशंस। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। दोनों की सेम एंट्री होती है, एसेट बेची या अनरिकॉर्डेड एसेट बेची। मैंने दोनों को एक साथ चिपका दिया।
तो प्यारे बच्चों, फटाफट से इसको नोट करो। जितनी बातें मैंने समझाई हैं सबकी जर्नल एंट्री एक बार लिख दी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।